हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल नीट प्रिपाई। और आज इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। देखो, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन दो तरीके के हो सकते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक कौन से होते हैं यार? जिसमें नॉन लिविंग चीज़ें पॉलिनेशन में हेल्प कर रही हों, जैसे विंड कर रही होती है, तो इसको बोलते हैं एनिमोफिली। जब वाटर कर रहा होता है ना, आज ब्लू है पानी पानी पानी, तो हाइड्रोफिली फिली फिली फिली। और अगर बायोटिक फैक्टर्स हेल्प कर रहे होते हैं पॉलिनेशन में, दैट इज कॉल्ड बायोटिक पॉलिनेशन। बायोटिक पॉलिनेटर्स जब हेल्प कर रहे होते हैं, जैसे एनिमल्स, बायोटिक में कौन? एनिमल्स। एनिमल्स जब हेल्प करते हैं उसको बोलते हैं जूफिली। इंसेक्ट्स कर रहे होते हैं तो एंटेमोफिली। बर्ड्स कर रहे होते हैं तो ऑर्निथोफिली। एंड बैट्स कर रहे होते हैं तो कायरोप्टेरोफिली। एंट्स कर रहे होते हैं तो मायरमैकोफिली। स्नेल कर रही हो मेलेकोफिली। स्नेक कर रहा हो ओफियोफिली। सर ये याद करने हैं क्या? ना, गलती से भी नहीं। याद तो करना ही नहीं है। तीन चीज़ें याद करनी है यहाँ पे। एक तो हाइड्रोफिली, ये तो याद रहता ही है, पानी हाइड्रोफिली। ओके, कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे। क्वेश्चन मैंने देखा है, क्वेश्चन आपके सामने ऐसे आ जाए कि द पॉलिनेशन बाय विंड इज नोन एज, ऑप्शन है एनिमोफिली, जूफिली, हाइड्रोफिली एंड आई डोंट नो, चौथा ऑप्शन और कुछ आ जाए। तो कंफ्यूजन होती है एनिमोफिली, या फिर जो दूसरा एक कोई भी ऑप्शन होगा इससे रिलेटेड दे देंगे, विंड से रिलेटेड, तो कंफ्यूजन होगा यहाँ पे। यहाँ पे लोग सोच लेते हैं एनिमोफिली यानी एनिमल कर रहा है। एनिमोफिली एनिमल ऐसा नहीं है। एनिमल के लिए क्या टर्म दिया हमने? जूफिली। जू होता है ना, इसलिए जूफिली एनिमल्स के लिए। और विंड के लिए एनिमोफिली है, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये याद रखना आपको। एलिमिनेशन बाय विंड इज नोन एज एनिमोफिली। ओके, हाँ, तो मैं आपको ऑप्शंस बता रहा था क्या आएंगे, अब मेरे को आके याद आया। बड़ी लेट याद आता है आपको, आई एम डिफरेंट यार। एक ऑप्शन आया एनिमोफिली, एक ऑप्शन आया एंटेमोफिली, और तीन चार ऑप्शन आ गए जूफिली एंड हाइड्रोफिली, कुछ भी होगा। तो यहाँ पर आप ऑप्शन टिक करेंगे एनिमोफिली। कई लोग ये भी सोच सकते हैं कि हाइड्रोफिली तो पानी से होता है, जू का तो सोचेंगे नहीं, पहला ऑप्शन देखेंगे एनिमोफिली। और एनिमोफिली तो फिर सोच लेंगे कि तो एनिमल्स करते हैं, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। फिर दूसरा ऑप्शन दिखा एंटेमोफिली, तीसरा दिखा जूफिली, हाइड्रोफिली, ये सारे देखे हुए हैं, विंड से तो कोई लगता नहीं है, तो ये कर देते हैं, चलो एंटेमोफिली आंसर। ऐसा नहीं करना, आंसर होगा एनिमोफिली। तो ये इतनी ही सारी बकवास क्यों की है, मैं सीधा बता देता, पॉलिनेशन बाय विंड इज नोन एज एनिमोफिली एंड बाय एनिमल्स इज जूफिली। इतनी बकवास इसलिए की है कि कल को आपको पेपर करोगे, क्वेश्चन आए तो याद रहे कि उस पागल ने बोला था वहाँ पर, उस सी टाइप के इंसान ने बोला था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये एनिमोफिली, कन्फ्यूजन होगा, तो वो चीज़ें आपको वहाँ पर याद आई, किसी ने पकाया था 2 मिनट। ओके, सो ये मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया। अब हमें ये जो सारी पॉलिनेशन के टाइप्स है ना, इनको नहीं, इनको 2-3 को बड़े बड़े डिटेल से पढ़ना, इनके एग्जांपल्स वगैरह देखने, क्योंकि एनसीईआरटी में एक्सप्लेन कर रखा है। और एनसीईआरटी स्थायी, उनकी बात हमें माननी पड़ती है। उनमें जो भी लिखा है ना, उसे हम प्रसाद समझ के ग्रहण करते हैं। ओके, सो देखिए, अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं ये एनिमोफिली है ना, इसको एक्सप्लेन करके, हाइड्रोफिली का एक्सप्लेन करके, जूफिली को एक्सप्लेन करके, इस बोर्ड को ना पूरा रंग देता हूँ। फिर हम पढ़ेंगे, और फिर रंगने के बाद में बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में। देखो, तो ये हैं आपके सामने वेरियस मोड ऑफ पॉलिनेशन, और आई कुड से पॉलिनेटर्स के टाइप्स। जैसे
एनिमोफिली सबसे पहले हमने देखा था। एनिमोफिली क्या होता है? एनिमोफिली वो पॉलिनेशन का मोड है जो किसके द्वारा किया जाता है? जो किया जाता है विंड के द्वारा। विंड पॉलिनेशन इज नोन एज एनिमोफिली, ओके। एंड जूफिली इज बाय प्लांट्स एनिमल्स, ओके। सो एनिमोफिली ये एग्जाम्पल, ये कॉमन मेथड ये किस में पाया जाता है? ये कॉमनली सीरियल्स में पाया जाता है। एग्जाम्पल जैसे मेज ले लो, वीट ले लो, तो इनमें सीरियल्स में एग्जाम्पल वीट, मेज, इनमें एनिमोफिली पाया जाता है और कॉमनली फाउंड इन ग्रासेस। So this method एनिमोफिली is particularly found in cereals and grasses। ये कॉमन एग्जाम्पल्स इसके हो जाएंगे, cereals and grasses, ओके। उसके बाद में एनिमोफिली इज प्रेजेंट इन ऑल जिम्नोस्पर्म्स। भाई ये जो जिम्नोस्पर्म्स है ना, जिम्नोस्पर्म्स, इसके अंदर इन सब के सब जिम्नोस्पर्म्स के अंदर एनिमोफिली प्रेजेंट होती है। प्रेजेंट इन all gymnosperms। Then Anemophilous plants produce enormous amount of pollen grains। तुम्हें पता है एनिमोफिली विंड में होती है, इसका मतलब पॉलन ग्रेन्स को विंड में रिलीज कर दिया जाता है। अब विंड में रिलीज किया जा रहा है तो सोचो, जैसे मान लो तुम्हें मैं यहाँ से खड़ा होकर के कहीं दूर कोई टारगेट खड़ा हो और उसको तुम्हें मारना हो बॉल से, ठीक है। सो तुम क्या प्रीफर करोगे? एक तो मैं तुम्हें 10 बॉल दे रहा हूँ और एक मैं तुम्हें 100 बॉल दे रहा हूँ, तो तुम कौन सा टारगेट, कौन सा ऑप्शन लोगे? 10 बॉल वाला पैकेज लेना पसंद करेंगे आप या 100 बॉल वाला? आप पसंद करेंगे 100 बॉल वाला पैकेज लेना। हाँ, कुछ टेढ़ी बुद्धि के 10 भी बोलेंगे कि नहीं, हमें खुद पर विश्वास है, हम 10 में मार सकते हैं। बट एज कॉमनली सबकी निशानेबाजी इतनी अच्छी नहीं होती, बहुत दूर खड़ा है कोई टारगेट तो हम सोचेंगे कि हम इससे 100 बॉल ले लेते हैं तो कोई सी तो जाके लगेगी। तो वही बात है, पॉलन ग्रेन बड़े लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस किए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं, ताकि उनमें से कोई तो काम करेगा। सबके सब तो नल्ले नहीं होंगे, कोई तो काम करेगा। सो एनिमोफिलस प्लांट्स के अंदर पॉलन ग्रेन्स बहुत ही ज़्यादा एनॉर्मस अमाउंट में प्रोड्यूस किए जाते हैं, ओके। और ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, अब तुम एक बात बताओ मुझे, तुम वो जो बॉल्स ले रहे हो वो बॉल्स कैसी होनी चाहिए? देखो, टारगेट इतना ज़्यादा दूर है कि तुम उन्हें ऐसे नहीं फेंक सकते। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? बस उन्हें ऐसे एयर में छोड़ देना है और हवा के थ्रू ही वो जाएंगे वहाँ पे उस टारगेट के पास। तो कैसी होनी चाहिए तुम्हारी बॉल? लाइट होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हैवी बॉल होगी तो तुम फेंकोगे और वो थोड़ी दूर जाए गिर जाएगी, समझ रहे हो? थोड़ी दूर जाके गिर जाएगी। सो द थिंग इज़ कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं, अब कई लोगों ने, मैंने एग्जाम्पल दिया तो वो सोचेंगे वो बचपन में कहानी सुना करते थे ना, जिसमें एक रुमाल होता था, फिर वो एक इंसान को बोला था कि एक बड़ा पहलवान आदमी था, वो रुमाल को फेंकने की कोशिश कर रहा था, रुमाल को फेंकने की कोशिश कर रहा था, रुमाल वापस नहीं आ रहा था। तो फिर वहाँ पे तेनालीरामा जी आए, उन्होंने उसमें एक पत्थर डाला और फिर उसको फेंक दिया। तो वैसा नहीं सोचना, वो बस मैंने एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा था जिसमें आपको थोड़ा उल्टा भी लग सकता है। तो ज़रा इसको याद करें कि एनिमोफिलस प्लांट्स के अंदर पॉलन ग्रेन ज़्यादा रिलीज़ होते हैं क्योंकि विंड में भेजना होता है, और विंड में भेजना होगा तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए? वो पॉलन ग्रेन लाइट होने चाहिए, बड़े हल्के होने चाहिए, ताकि आराम से उड़कर चले जाएं, आराम से उड़कर चले जाएं, ठीक है। स्मॉल होने चाहिए, लाइट वेट होने चाहिए और ड्राई होने चाहिए, नॉन स्टिकी। अगर वो ड्राई होंगे तभी तो हो जा पाएंगे, अगर स्टिकी होंगे तो जैसे मान लो यहाँ से रिलीज़ हुआ, कोई ना कोई उसको सरफेस मिली, कुछ भी मिला, वो कहीं जाके चिपक गया, आगे गया ही नहीं। तो कैसे होने चाहिए? स्मॉल होने चाहिए, लाइट वेट होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए, मीन्स नॉन स्टिकी होनी चाहिए, ठीक है। और पता है एयर में ये काम कहाँ हो रहा है? ये एयर में हो रहा है। तो एयर में जब पॉलिनेशन हो रहा है, पॉलन ग्रेन्स को एयर में छोड़ दिया जा रहा है, तो जहाँ ये जाकर के रुकेंगे, मतलब जो स्टिग्मा की सरफेस इन्हें पकड़ने वाली है, वो स्टिग्मा की सरफेस कैसी होनी चाहिए बताओ? एक तो पहला ऑप्शन दुबक के बैठ जाएगी, तीसरा ऑप्शन ऐसे ऐसे करेगी, ऐसे 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 ऐसे, आ जाओ मैं पकड़ लेती हूँ, ऐसे। दूसरा ऑप्शन सही होगा।
कि उसको ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे कैच करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि इन स्मॉल लाइट वेट ड्राई पॉलन ग्रेन्स को कैच करने के लिए, इनको कैच करने के लिए जो स्टिग्मा है वो हेयरी होनी चाहिए, फीदरी होनी चाहिए, ब्रशी होनी चाहिए। मतलब ऐसे स्टिग्मा में बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट होने चाहिए कि कहीं ना कहीं पॉलन ग्रेन हवा से उड़कर आए तो वो अटक जाए, नहीं क्या, फीदरी होनी चाहिए, ब्रशी होनी चाहिए, और म्यूसिलेजिनस भी होनी चाहिए, स्टिकी होनी चाहिए। कि देखो ये एक तो ये स्टिग्मा ऐसे खड़ी है, ऐसे ऐसे पॉलन ग्रेन आया, यहाँ से निकल गया, नो रिस्पॉन्स। एक दूसरी स्टिग्मा है जो चिपकू टाइप की है और जिस पे बाल प्रेजेंट है ऐसे, तो पॉलन ग्रेन आया, बालों में फंस गया, फिर आकर के उस पर चिपक गया, फिर पॉलिनेशन हो गया, पॉलन ट्यूब बन जाएगी, काम हो जाएगा। सो स्मॉल लाइट वेट ड्राई पॉलन ग्रेन्स को कैच करने के लिए स्टिग्मा हेयरी होनी चाहिए, फिदरी होनी चाहिए, ब्रशी होनी चाहिए, और म्यूसिलेजिनस होनी चाहिए, स्टिकी होनी चाहिए। और ये जो स्टेमन्स है ना, ये एयर में वेल एक्सपोज्ड होने चाहिए, ठीक है। अब कुछ बहुत ही बकवास बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात, सल्फर शावर, ये आपको टर्म कहीं जगह शायद सुनने को मिल सकती है। सल्फर शावर क्या होता है कि जो पाइनस प्लांट है ना, पाइनस ट्री होती है ना, उनके अंदर पॉलन ग्रेन्स को जब इतने लार्ज अमाउंट में रिलीज़ किया जाता है ना, और इनके पॉलन ग्रेन येलो कलर के होते हैं, तो जब इनको रिलीज़ किया जाता है तो उस टाइम पे येलो कलर के बादल से बन जाते हैं। सो वहाँ पर उस कंडीशन को, उस एनवायरनमेंट को बोला जाता है सल्फर शावर। येलो क्लाउड्स आर फॉर्म्ड इन द पाइनस ट्री ड्यू टू पॉलन ग्रेन्स। ओके, एनिमोफिलस फ्लावर्स, wind pollinated flowers are neither attractive nor with fragrance, don't have nectar gland। देखो एनिमोफिलस फ्लावर हैं तो उनमें तो क्या होना है कि बाई चांस है कि भाई कहीं से कोई पॉलन ग्रेन हवा से उड़ करके यहाँ आ जाए तो ठीक है, वरना आपने बैठे हैं। तो एक बात बताओ, क्या उनको अट्रैक्टिव होना ज़रूरी है? क्या उनको किसी को आकर्षित करना है? हवा में उड़ती हुई चीज़ चुपचाप आके गिर रही है, बस अपन वो क्या मेकअप करने की क्या ज़रूरत है? शांति से बैठे हैं अपने इधर उधर, एकदम बाल वाल बिना कोई मेकअप के। एनिमोफिलस फ्लावर्स अट्रैक्टिव नहीं होते, खुशबू भी नहीं होती, किसी को अट्रैक्टिव नहीं कर रहा। नेक्टर ग्लैंड्स भी नहीं होती। नेक्टर की ज़रूरत तो तब पड़ती है जब इंसेक्ट पोलिनेशन पढ़ेंगे तब बताऊंगा कि इंसेक्ट्स आते हैं, क्यों आते हैं। इंसेक्ट पोलिनेशन जब होता है तो उसमें इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना होता है फ्लावर को, इसलिए वो बड़ा सुंदर दिखता है, उसमें से खुशबू आती है, उसमें नेक्टर प्रेजेंट होता है ताकि उस नेक्टर के लालच में इंसेक्ट वहाँ तक आए और पोलिनेशन हो जाए। तो ऐसा कुछ तो यहाँ है नहीं तो नहीं होता। मैक्सिमम लॉस ऑफ पोलन ग्रेन्स, यहाँ पर मैक्सिमम लॉस होता है पोलन ग्रेन्स का। बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस होते हैं कि जा कर के टांका भिड़ेगा, कहीं पे पोलन ग्रेन सही जगह पे जाके गिरेगा, बाकी मैक्सिमम पोलन ग्रेन इधर उधर कहीं भी चले जाते हैं। मैक्सिमम लॉस ऑफ पोलन ग्रेन। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जनरली हैव सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवेरी। जनरली विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के अंदर एक सिंगल ओव्यूल होता है ईच ओवेरी के अंदर। न्यूमरस फ्लावर्स आर पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस। क्या तुम्हें पता है इसमें पहली कंडीशन तो ये कि एक सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट है ओवेरी के अंदर, और दूसरी बात ये कि यहाँ पर ये जो फ्लावर्स होते हैं ना, देखो ये फ्लावर्स छोटे छोटे होते हैं, तो फिर ये क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि यार मैं तो बहुत छोटा सा हूँ, तो मेरे पे तो आकर के बहुत कम चांसेस हैं कि ऊपर हवा से कोई चीज़ उड़ती हुई आके मेरे पे गिरेगी, क्योंकि तो मेरे तो सरफेस इतनी छोटी सी है। तो फिर ये क्या करते हैं, ये मिलकर के बहुत सारे फ्लावर्स मिलकर के एक इन्फ्लोरेसेंस बनाते हैं। हाँ, वही जो आपने प्लांट मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था क्लास 11 में, ये इन्फ्लोरेसेंस बना लेते हैं बहुत सारे फ्लावर्स मिलकर। जैसे सनफ्लावर होता है ना, सनफ्लावर एक इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर्स मिलकर के एक बड़ा फ्लावर बना रहे हैं, तो इसमें चांसेस ऑफ पॉलिनेशन ज़्यादा होंगे। ओके, चलो ठीक है।
एग्जाम्पल कॉर्न कॉब, जैसे आपने कॉर्न कॉब या जिसको मैं मेज बोल दूँ वो देखा होगा, तो उसके अंदर क्या होता है, एनसीईआरटी में डायग्राम भी दे रखा है, देखो कुछ इस तरीके के एक्सपोज्ड स्टेमन्स प्रेजेंट हैं, एक्सपोज्ड स्टेमन्स यहाँ पर प्रेजेंट है, देखो ऐसे हेयरी फिदरी एक्सपोज्ड स्टेमन्स प्रेजेंट हैं। ये एग्जाम्पल है कॉर्न कॉब का, ये एग्जाम्पल है कॉर्न कॉब का ये एग्जाम्पल है कॉर्न कॉब का, ये एग्जाम्पल है कॉर्न कॉब का। ओके, सो आई होप यहाँ से आपने ये सारे पॉइंट समझे होंगे। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये जो एनिमोफिली है ना, विंड पॉलिनेशन, ये एबायोटिक पॉलिनेशंस में सबसे कॉमन है। एबायोटिक कौन से थे, एक तो वाटर पॉलिनेशन था और एक विंड पॉलिनेशन था। तो विंड पॉलिनेशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेफर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू वाटर पॉलिनेशन। सो ज़्यादा कॉमन टाइप का पॉलिनेशन कौन सा है, इट इज़ विंड पॉलिनेशन। ओके, सो विंड पॉलिनेशन ज़्यादा कॉमन टाइप का पॉलिनेशन होता है। समझ में आ रही है बात, ये आप यहाँ से इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। वी हैव रेड टिल कॉर्न कॉब। अगली रेड कलर में जो लाइन है इसको पढ़ते हैं, क्या बोल रही है, मोर कॉमन अमोंगेस्ट एबायोटिक पॉलिनेशंस देन क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी कि ग्रासेस में, सीरियल्स में बहुत बड़ा कॉमन होता है। फिर यही एग्जांपल वापस लिख दो, मेज, कॉर्न, जिम्नोस्पर्म्स प्रेजेंट इन ऑल जिम्नोस्पर्म्स, कोकोनट, बैम्बू, सीरियल्स, मेज एक्सेट्रा, व्हीट वगैरह। ओके, फिर उसके बाद में हम आगे, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर प्रेफर कीजिए आप नोट करें इन चीज़ों को, क्योंकि खुद का लिखा हुआ बहुत ज़्यादा याद रहता है। उसके बाद में आगे दूसरे नंबर का जो पॉलिनेशन है उस पर बढ़ते हैं। दिस इज हाइड्रोफिली, दिस इज हाइड्रोफिली। एंड व्हाट इज हाइड्रोफिली, वाटर पॉलिनेशन, वाटर के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं अपन हाइड्रोफिली। ओके, अब एक बात बताऊं, ये हाइड्रोफिली बड़ा रेयर होता है, इट्स वेरी रेयर एंड लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनरा। ये बड़ा रेयर है, ये बहुत रेयर होता है हाइड्रोफिली, एंड इट इज़ लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनरा और मोस्टली मोनोकोटिलिडन्स हैं उनमें से, यानी केवल और केवल ये मोनोकोटिलिडॉन्स के 30 जेनरा तक ही, केवल मोनोकोटिलिडॉन्स के 30 जेनरा तक ही लिमिटेड है, ये इतने लोगों में होता है ये, तो रेयर हुआ, बहुत रेयर हुआ। अब हाइड्रोफिली दो टाइप की होती है, ज़रा गौर से देखना, हाइड्रोफिली दो टाइप की होती है। सबसे पहले एपीहाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली। नाउ व्हाट इज एपीहाइड्रोफिली, एपीहाइड्रोफिली यानी ऐसा पॉलिनेशन, ऐसा वाटर पॉलिनेशन जो वाटर के सरफेस पे हो, यानी वाटर के सरफेस पे जो पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं एपीहाइड्रोफिली। और हाइपो का मतलब अंदर होता है और हाइपोहाइड्रोफिली का मतलब क्या हो जाएगा कि इनसाइड वाटर पॉलिनेशन जो हो रहा है। इसके एग्जाम्पल्स दोनों के बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में अलग से हाईलाइट करके दे रखे हैं। एग्जाम्पल जैसे एपीहाइड्रोफिली का एग्जाम्पल है वेलिस्नेरिया और रूपिया। वेलिस्नेरिया एनसीईआरटी में दिया हुआ, वेलिस्नेरिया एंड रूपिया, वेलिस्नेरिया एंड रूपिया। और हाइपोहाइड्रोफिली के एग्जाम्पल्स हैं जूस्टेरा, सी ग्रासेस एंड हाइड्रिल्ला। बोलो, जूस्टेरा, सी ग्रासेस एंड हाइड्रिल्ला, जूस्टेरा, सी ग्रासेस एंड हाइड्रिल्ला, जूस्टेरा, सी ग्रासेस एंड हाइड्रिल्ला। उसके बाद में जूस्टेरा, सी ग्रासेस एंड हाइड्रिल्ला, जूस्टेरा, सी ग्रासेस एंड हाइड्रिल्ला, और यहाँ पर वेलिस्नेरिया एंड रूपिया। ओके, अब तुम्हें पता है एनसीईआरटी में वेलिस्नेरिया के अंदर पॉलिनेशन कैसे होता है सरफेस पर, वो भी एक्सप्लेन कर रखा है, तो वो भी हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं इस सेक्शन में। देखो जरा गौर से, वेलिस्नेरिया पहली बात तो एक डायोइशियस प्लांट है, यानी यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल अलग अलग है, मतलब उसके अंदर क्या है, मेल अलग फीमेल अलग, डायोइशियस प्लांट है। और इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं जनरली। डायोइशियस प्लांट एंड फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल, एक ही बात है। अब इस वेलिस्नेरिया के अंदर
सरफेस पर पॉलिनेशन कैसे होता है ये सुनो। पहले तो मैं आपको ये रीड आउट करके बताता हूँ, समझाता हूँ, ये आपके समझने के लिए है, वरना डायरेक्टली मैं इसको डायग्राम से भी बता सकता हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आपको समझाते टाइम केवल एक डायग्राम, एक फ्लो चार्ट बनाते हैं और वो आप देख भी लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद में जब आपको खुद को रिविज़न करना होता है तो आपको वापस वो वीडियो चलाना पड़ता है, क्योंकि आपको पता नहीं उस टाइम उसने क्या बोला था, हम तो भूल गए जी, हमें तो बस ये डायग्राम याद है। सो ये थ्योरी आपके समझने के लिए है। तो देखिए, ड्यू टू बर्स्टिंग इन इन्फ्लोरेसेंस ऑफ मेल प्लांट, सबसे पहली स्टेप होती है मेल प्लांट जो होता है वेलिस्नेरिया का, उसमें बर्स्टिंग होती है, उसमें जो इन्फ्लोरेसेंस है वो बर्स्ट होता है, वो जो इन्फ्लोरेसेंस है वो बर्स्ट होता है, और फिर उसके बाद में these flowers are detached from mother plant, these flowers are detached from mother plants, flowers are detached from mother plant and reach water surface। ये फ्लावर क्या होते हैं, डिटैच हो जाते हैं मदर प्लांट से और वाटर सरफेस पर पहुंच जाते हैं। क्या हुआ, मेल प्लांट बर्स्ट हुआ, मेल प्लांट नहीं, मेल प्लांट में जो इन्फ्लोरेसेंस है वो बर्स्ट हुआ, और उसमें जो फ्लावर जो डिटैच थे, वो जो फ्लावर थे वो कहाँ पे आ गए, देखो इन्फ्लोरेसेंस बहुत सारे फ्लावर्स से मिलकर बनता है, वो इन्फ्लोरेसेंस बर्स्ट हुआ तो वो जो छोटे छोटे फ्लावर जो उसके कॉन्स्टिट्यूट थे वो बाहर निकल के सरफेस पर आ गए, वाटर की सरफेस पर आ गए। नाउ दिस इज अबाउट मेल पार्ट। नाउ लिसन, पेडिसल ऑफ फीमेल फ्लावर्स आर लॉन्ग एंड कॉइल्ड। इसमें क्या होता है, जो फीमेल फ्लावर की पेडिसेल है वो लॉन्ग और कोइल्ड होती है, बड़ी लॉन्ग और कोइल्ड होती है। बट एट मैच्योरिटी, मैच्योर होने के बाद, ड्यू टू अनकॉइलिंग दे ऑल्सो रीच द वाटर सरफेस। फीमेल फ्लावर जो है उसकी जो पेडिसेल है वो लॉन्ग होती है और कोइल्ड होती है, तो जो जुवेनाइल वेजिटेटिव फेज है उसकी, उसमें तो वो ऐसे प्रेजेंट होती है एकदम कोइल्ड, लेकिन जब मैच्योरिटी आती है तब वो अनकॉइल हो जाती है, और अनकॉइल होकर के ये जो, जैसे ये एक मान लो इतनी एक रस्सी है, एक तो लंबी है, एक इसको समेट रखा है, तो समेटी हुई रस्सी जब अनकॉइल हुई तो एकदम सीधी उसकी लेंथ बढ़ गई, तो जो पेडिसेल है वो पूरी लेंथ अपनी डिस्कवर कर लेता है, और उसके बाद में वो पेडिसेल इस फ्लावर को, इस फीमेल फ्लावर को सरफेस तक ले आता है। क्या हो गया अब तक, इन्फ्लोरेसेंस बर्स्ट हुआ मेल फ्लावर का, मेल इन्फ्लोरेसेंस बर्स्ट हुआ और फ्लावर्स सरफेस पे आ गए। अब फीमेल फ्लावर की उसकी अनकॉइलिंग हो गई और फीमेल फ्लावर सरफेस पर आ चुका है, फीमेल फ्लावर सरफेस पे आ गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा देखो, ऑल एक्टिविटीज ऑफ वेलिस्नेरिया टेक्स प्लेस इनसाइड वाटर एक्सेप्ट पॉलिनेशन। अब जो पॉलिनेशन है ना वो यहाँ होगा, पता है, केवल वेलिस्नेरिया के अंदर पॉलिनेशन ही ऐसी एक्टिविटी है जो पानी के अंदर पानी के बाहर होती है, बाकी सारी एक्टिविटीज़ पानी के अंदर होती हैं। अब देखो ज़रा ये डायग्राम्स में मैं आपको समझाता हूँ कि क्या होता है। जैसे ये बहुत सारे मेल फ्लावर्स थे तो उनमें से मैंने एक बना दिया, ये मेल फ्लावर वाटर के सरफेस पे आ रखा है, ठीक है। इसकी ये एंथर लोब्स हैं जिनमें पॉलन ग्रेन्स हैं बहुत सारे, ये पॉलन ग्रेन्स अब रिलीज़ होंगे और फीमेल फ्लावर जो कि वाटर सरफेस पर ही प्रेजेंट है, और वाटर सरफेस पर ये स्टिग्मा, इसका बाकी का पार्ट ओवेरी ओव्यूल यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो यहाँ से जो ये एंथर लोब से यहाँ से जब ये डाइस होगी तो यहाँ से जब ये पॉलन ग्रेन छूटेंगे यहाँ कर यहाँ स्टिग्मा पे लैंड हो गई, पॉलिनेशन हो गया, कंप्लीट बात। ये बिल्कुल ऐसे वाटर के सरफेस पर ही होती है, सारा प्रोग्राम ये वाटर के सरफेस पे होता है, दिस इज नोन एज एपिहाइड्रोफिली। किसकी बात करें हम, वेलिस्नेरिया में। और hypohydrophily in Zoostera grasses and Hydrilla. Okay, so this is all about hydrophily. Now we are moving towards zoophily. Zoophily is simply the pollination by animals. इन जूफिलस प्लांट्स, सुनना ज़रा, ऐसे प्लांट्स जिनमें एनिमल्स के द्वारा पॉलिनेशन होता हो, इन जूफिलस प्लांट्स फ्लावर्स आर वेरी लार्ज, अट्रैक्टिव एंड नेक्टर ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि फ्लावर बड़े लार्ज होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, नेक्टर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे जो बातें मैंने आपको यहाँ मैंने एनिमोफिलस प्लांट्स के अंदर बताई ना, उन्हीं बातों को आप यहाँ क्या करोगे,
उन्हीं बातों को यहाँ उल्टा कर देना। यहाँ पर इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्या चाहिए, बड़े बड़े फ्लावर्स चाहिए। वो फ्लावर्स अट्रैक्टिव होने चाहिए, उनमें नेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए। तो नेक्टर ग्लैंड्स होती हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, लार्ज होते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप की जूफिली होती है। अब एनिमल्स तो बहुत सारे हैं, जैसे एनिमल्स तो बहुत सारे हैं। अगर आप ये बात करोगे कि पॉलिनेशन किससे होता है, तो पॉलिनेशन इंसेक्ट, स्नेक, स्नेल, ऐसे बहुत सारे लोगों से पॉलिनेशन हो जाता है। लेकिन इंसेक्ट्स के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है ना, एंटेमोफिली, द पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, दिस इज मोस्ट कॉमन। समझ में आ गया? जैसे मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, पॉलिनेशन किससे हो जाता है। पॉलिनेशन बटरफ्लाई से, फ्लाई से, बीटल से, वास्प, आंट, मोथ, बर्ड्स, बैट्स, इन सब से, हमिंग बर्ड से, इनसे पॉलिनेशन हो जाता है। सन बर्ड से भी हो जाता है, लेकिन मोस्ट कॉमन टाइप का होता है इंसेक्ट से। और इन इंसेक्ट्स में 80% रोल होता है हनी बीज का, मधुमक्खी का। 80% रोल हनी बीज का होता है। मतलब इंसेक्ट्स में भी 80% हनी बीज काम करती हैं पॉलिनेशन के अंदर। ओके, अब ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, किन के पॉलन ग्रेन, जूफिलस प्लांट्स के या एंटेमोफिलस प्लांट्स के, ये स्टिकी नेचर के होते हैं। दीज आर स्टिकी इन नेचर। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें पॉलन किट प्रेजेंट होता है। आपने देखा था पॉलन किट में स्टार्टिंग में चैप्टर के, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पॉलन किट में कुछ येलो कलर के सब्सटेंस होते हैं जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं और वो पॉलन ग्रेन को स्टिकी बनाते हैं, ठीक है, ताकि वो अच्छे से इंसेक्ट के चिपक करके दूसरी जगह जा सके। अब कुछ ज़रूरी, बहुत ज़रूरी पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ यूका प्लांट। तुम्हें पता है यूका प्लांट जो है ना, ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, क्वेश्चन आया हुआ भी है, ज़रा गौर से देखना। ये जो यूका प्लांट है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप डेवलप कर लेता है एक इंसेक्ट के साथ, विद एन इंसेक्ट विच इज नोन एज प्रोनुएबा यूकासिला मोथ। जरा जोर से बोलो, प्रोनुएबा यूकासिला मोथ। आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि यूका प्लांट डेवलप सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग मोथ या विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट, तो आप क्या टिक करोगे? प्रोनुएबा यूकासिला मोथ। प्रोनुएबा यूकासिला मोथ बोलो। चलो लास्ट बार बोलते हैं, याद हो ही गया होगा। क्या, किसके साथ? प्रोनुएबा यूकासिला मोथ। ओके, देन तुम्हें पता है ये जो यूका प्लांट है, अच्छा, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन डेवलप करने से क्या हो गया? देखो, इनमें ऐसा होता है कि जो यूका प्लांट है, ये जो यूका प्लांट है ना, ये इस मोथ को अपने एग्स को ले करने के लिए जगह देता है। मतलब इस यूका प्लांट का जो फ्लावर है, उसकी जो ओवेरी है, वहाँ पर ये प्रोनुएबा यूकासिला मोथ अपने अंडे देता है। और उसी के साथ साथ क्या करता है कि ये जो अंडे दे रहा है ना, अंडे कौन देगी? ऑफ कोर्स फीमेल देगी। तो फीमेल अंडे देने आ रही है, ओवेरी में अंडे देगी, और साथ में वो क्या करेगी? बाहर से जो पॉलन ग्रेन लेकर के आएगी वो वहाँ छोड़ देगी। तो क्या हो जाएगा? पॉलिनेशन भी हो गया। सो दिस इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। यहाँ पे मैंने लिखा है कि पॉलिनेशन इन यूका प्लांट टेक्स प्लेस बाय फीमेल मोथ। और ये फीमेल मोथ क्या करती है? इट ले एग्स इन इट्स ओवेरी। लाइफ साइकिल ऑफ बोथ डिपेंड अपॉन ईच अदर। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, दोनों की लाइफ साइकिल एक दूसरे पे डिपेंड करती है। पता है तुम्हें? ओके, अब पता है क्या, कई बार क्या होता है कि कुछ एक नाम आती है पोलन रॉबर, या फिर जिनको हम नेक्टर रॉबर्स बोलते हैं। ये क्या होते हैं? देखो, कई बार क्या होता है कि कई इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं, लालची मक्कार टाइप के, जो क्या करते हैं, जो पॉलिनेशन भी नहीं करते और नेक्टर चूस के भाग जाते हैं। पॉलिनेशन नहीं करते लेकिन नेक्टर चूस के भाग जाते हैं, ठीक है। दीज आर नोन एज पोलन या फिर नेक्टर रॉबर्स। ओके, देन एक टॉलेस्ट फ्लावर किसका होता है पता है तुम्हें? एमोर्फोफेलस का। 6 फीट खुद ही लंबा होता है, 6 फीट लंबा। टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ एमोर्फोफेलस
इसमें जो ये पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है ना, वो बिल्कुल यूका जैसी होती है, बिल्कुल यूका प्लांट जैसी होती है। जैसे यूका प्रोनुएबा यूका सिलामोथ पे डिपेंड करता है, वैसे इसकी बिल्कुल सेम मैकेनिज्म होती है अमोर्फोफेलस की भी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट पॉलिनेशन। सो हम पॉलिनेशन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो देखते रहिए, हंसते रहिए, बाय बाय।